तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके, जी जान लगा करके ताबड़तोड़ पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम फुल एनर्जी के साथ एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हो चुके हैं, उसी अंदाज में, उसी जोश और जुनून के साथ क्लास लेने के लिए जैसे हम डेली लिया करते हैं। तो आज हम आपको वो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो कि इतिहास का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, खास करके पहले नंबर चैप्टर का। तो उम्मीद करते हैं कि जब महत्वपूर्ण है तो फिर आप लोग ध्यान लगा करके भी पढ़ेंगे, एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे। क्या इस बात का तो हम पूरा उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि आप लोग टारगेट बोर्ड के छात्र हैं, आप लोग टारगेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं और टारगेट बोर्ड का हर एक स्टूडेंट के पास बहुत ही ज्यादा संस्कार होता है, कंसंट्रेशन पावर होता है, जोश और जुनून होता है, क्योंकि हम आपको डेली मोटिवेट करते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन हम मोटिवेट करने से चूकते हैं, और एक भी क्षण ऐसा नहीं होता है अगर मोटिवेट का वहां पर थोड़ा सा बात आता है तो हम जम के मोटिवेट करते हैं। तो चलिए, आज हम फिर से यूरोप में राष्ट्रवाद का केमा क्लास होगा, चौथा क्लास होगा। आज यह चौथा क्लास होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का, और इसके बाद शायद एक या दो क्लास और होगा तो आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अगर हम चाहते तो इसको 4 से 5 क्लास में खत्म कर सकते थे, लेकिन हमें लगा कि नहीं, चूंकि इतिहास है और इतिहास समझने का चीज है, तो ज्यादा से ज्यादा समझाया जाए। जितना ज्यादा समझाएंगे उतना ही ज्यादा आपको समझ में आएगा, इसलिए हम समझाने पर ज्यादा थोड़ा ध्यान दिए और तब जाकर के एक क्लास अपना एक्स्ट्रा बढ़ पाया। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले तो आप सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक करिए और जल्दी से क्लास को शेयर करिए। कम से कम 1000 बच्चे लाइव क्लास में जुड़ जाइए ताकि इस क्लास को हम शुरू कर सके एकदम जुनून के साथ। जल्दी जल्दी से, फटाफट से आप लोग शुरू हो जाइए, जल्दी जल्दी से आप लोग शुरू हो जाइए। मैथ के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैथ कब से होगा। आप ऐसा मान करके चलिए ना कि मैथ जो है वो 5-6 दिन के बाद, 5-6 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। 5 से 6 दिन के अंदर में मैथ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, 5 से 6 दिन में आपका गणित स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, तो अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने सारे टेलीग्राम ग्रुप में, अपने सारे दोस्तों के पास, आपके जितने भी चाहने वाले हैं, आपके जितने सारे भी दोस्त हैं जो मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, उनके पास जरा जबरदस्त तरीके से एक बार क्लास को शेयर करिए ताकि एकदम यहां पर बच्चों की संख्या बढ़ जाए। क्योंकि हम डेली कहते हैं कि यू आर ए फैमिली मेंबर ऑफ टारगेट बोर्ड। आप एक परिवार के सदस्य हैं, टारगेट बोर्ड परिवार के सदस्य हैं, छोटे से सदस्य हैं, नए सदस्य हैं, और आप ही लोग भविष्य भी हैं। इस टारगेट बोर्ड के भविष्य भी आप लोग हैं और इस देश के भी भविष्य आप लोग हैं। तो फिर पूरा साम्राज्य आप पर टिका हुआ है। तो जल्दी जल्दी से शेयर करिए ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। हम आप लोग का कमेंट पढ़ रहे हैं। आज चौथा क्लास होने वाला है। और हाँ, साथ ही साथ जो बच्चे टॉपर बैच 2024 में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं ना, जल्दी जल्दी से आप लोग टॉपर बैच 2024 में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि 15 तारीख तक एडमिशन चालू है। 15 तारीख के बाद आपका क्लास स्टार्ट होगा और एकदम जबरदस्त तरीके से क्लास चलेगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास में, हाँ, पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना। नहीं जी, एप्लीकेशन पर क्लास चलेगा और 15 अप्रैल से क्लास चलेगा। एडमिशन लेने के लिए 92 63 99 11 25 पहला नंबर, दूसरा 81 14 53 20 21, इस दो में से किसी भी एक नंबर पे कॉल करके आप लोग एडमिशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जहां पर आपको तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जैसे बिहार टॉपर हैंड नोट्स, स्टडी मटेरियल, वीकली लाइव टेस्ट, लाइव क्लास, वीडियो क्लास, डाउट क्लास, और भी जितने सारे भी, मतलब कि जो आपको टॉपर बनाने के लिए पर्याप्त है सब कुछ हम आपको वो प्रोवाइड करवाएंगे। जो आपको रैंकर बनाने के लिए पर्याप्त है वो सब कुछ हम आपको तैयार करवाएंगे, प्राप्त करवाएंगे, आपको हम देंगे, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी से, कितना में, मात्र 999 में। तो जल्दी से आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, एडमिशन इज गोइंग ऑन। और चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस की ओर। पिछले क्लास में हम आपको कहां तक पढ़ाए थे, कुछ याद है क्या? पिछले क्लास में हम कहां तक पढ़ाए थे, जरा आप लोग बताइए। कुछ आप लोगों से हम पूछ लेते हैं, कम से कम आपको इतना भी याद है कि नहीं है। पिछले क्लास में हम कहां तक पढ़ाए थे? अभी तक बहुत सारे बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, लगभग 300 से 400 बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं। देर किस बात की रे भाई, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। तबीयत आज एकदम झकास है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर आपका तबीयत कैसा है, पिछले दिन हमारा तबीयत थोड़ा डाउन था, आज बच्चे पूछ रहे हैं कि तबीयत सर कैसा है। देख रहे हैं ना एनर्जी लेवल, हम क्या बोलते हैं, जब हमारा तबीयत ठीक रहेगा तो फिर हमारा एनर्जी लेवल एकदम हाई रहता है।
समझ गए, एनर्जी डाउन नहीं होता है। और हाँ, एक बात तो जरूर कहेंगे, अगर आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं ना तो फिर दिन भर आपका मन एकदम फ्रेश रहता है। आज सुबह हम जम के एक्सरसाइज किए थे, आज देखिए एनर्जी लेवल एकदम झकास वाला है। चलिए जी, रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना, यहां तक हम आपको बता दिए थे। वियना की संधि बता दिए थे, वियना की संधि बता दिए थे ना, वियना सम्मेलन भी बता दिए थे, उपलब्धियां भी हम बता दिए थे, और मेटरनिख कौन था यह भी बता दिए थे। मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं यह भी हम आपको बता दिए थे। और अब बताना है, हाँ, यूरोप में क्या क्या बदलाव हुआ था यह भी हम आपको बता दिए थे। चलिए, अगर यहां तक सब कुछ हो गया है तो कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाए। मेजनी पढ़ाना है सर, वाह, याद रहता है आप लोगों को ना, मेजनी के बारे में पढ़ाना है। चलिए, मेजनी के बारे में तो आज हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ताकि आप लोगों को कितना आ रहा है यह याद, मतलब ये कितना समझ में आया, कितना याद रख रहे हैं, यह सब हमें पता चल जाए। तो चलिए कुछ पूछते हैं, बताइए तो जरा, वियना सम्मेलन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? वियना सम्मेलन का अध्यक्षता, चलिए हम लिखित नहीं मौखिक ही पूछ लेते हैं। फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। अभी जो बच्चे लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं वो भी बताएंगे, जो बच्चे बाद में इस क्लास को रिकॉर्डेड देखेंगे वो भी बच्चे नीचे कमेंट करेंगे। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। सर, एडमिशन के लिए मां पैसा नहीं दे रही है, अंकित कुशवाहा जी कह रहे हैं कि सर एडमिशन के लिए मां पैसा नहीं दे रही है। हर एक मां चाहती है कि अपने बेटे को पढ़ाया जाए, हर एक मां चाहती है कि हमारा बेटा एक ऊंचे ओहदे पर रहे, तो फिर आपकी माँ को भी ऐसा लगना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप एक बार हमसे बात करवाइएगा, समझ गए ना? आप कॉल कर लीजिएगा, आप कॉल कर लीजिएगा, यह दोनों में से किसी एक नंबर पर हमारा स्टाफ उठाएगा, उससे बोलिएगा कि हमें प्रिंस सर से बात करना है, जरूरी है, हमारा हमसे बात हो जाएगा, ठीक है? चलिए, मेटरनिख कर रहा था सर, अरे भाई नेपोलियन नहीं कर रहा था, वियना सम्मेलन नेपोलियन नहीं कर रहा था। वियना सम्मेलन हुआ ही तब था जब नेपोलियन युद्ध में हार गया था, आपको बताए थे ना, बताए थे ना। तो मेटरनिख कर रहा था, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता मेटरनिख कर रहा था, बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, यह बता दीजिए कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? जल्दी जल्दी से बताइए सब लोग, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? फटाफट से सारे बच्चे जवाब देते जाइएगा, हम क्वेश्चन रखते जाते हैं, आप लोग जवाब देते जाइएगा, समझ गए ना? दूसरा नंबर क्वेश्चन यह है, पहला क्या बताए? अध्यक्षता, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता। दूसरा क्वेश्चन वाटरलू का युद्ध। चलिए तीसरा क्वेश्चन बता दीजिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, चलिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी बता दीजिए, ऑस्ट्रिया की राजधानी, एकदम सिंपल सवाल, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रिया की राजधानी, जल्दी जल्दी से बताइए क्या होगा? ऑस्ट्रिया की राजधानी 1815 में हुआ था सर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। अरे भाई सब लोग लाइक तो करो कम से कम जल्दी जल्दी से, कुछ बच्चे लाइक नहीं किए हैं, मजा फिर नहीं आएगा, हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, समझ जाना। फिर जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक करिए, और 150 बच्चे घट रहे हैं 1000 में, जल्दी से पूरा भी करिए, शेयर करिए, आप लोग शेयर करिए, डेली क्लास को शेयर करिए। अगर आप लोग मानते हैं कि हाँ हम सचमुच में टारगेट बोर्ड के एक सदस्य हैं, अगर मानते हैं कि सचमुच में हम प्रिंस सर के छोटे भाई हैं, प्रिंस सर अगर हमको दिल से प्यार करते हैं, तो फिर प्रिंस सर के लिए लाइक तो आप लोग जरूर करिए और शेयर जरूर करिए, दो काम बस, हमें लाइक और शेयर चाहिए, ठीक है ना? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, वाह वाह वाह, क्या बात है, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, बिल्कुल सही जवाब। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। नेपोलियन के बाद, चलिए बताइए जल्दी से, नेपोलियन के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना था? नेपोलियन के बाद फ्रांस का सम्राट, चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, नेपोलियन के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना? नेपोलियन के बाद, नेपोलियन के बाद फ्रांस का सम्राट कौन बना? जल्दी जल्दी से बताइए, फ्रांस का सम्राट कौन बना? जल्दी जल्दी से बताइए तो आप लोग। जब नेपोलियन हार गया उसके बाद 1815 ईस्वी में जब नेपोलियन हार गया, तो 1815 ईस्वी में फ्रांस का दूसरा साम्राज्य कौन, सम्राट, साम्राज्य नहीं सम्राट कौन बना, यानी कि राजा कौन बना? जल्दी से बताइए सारे बच्चे, फटाफट से बताइए कौन बना था राजा? लुई 18वां, चलिए बहुत बढ़िया, लुई 18वां ना, चलिए जी बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत? अच्छा, अब बताइएगा जरा आप लोग, अब बताइएगा क्या पूछ रहे थे? मेटरनिख काल कब से कब तक रहा? मेटरनिख काल कब से कब तक रहा? मेटरनिख काल बताइए, मेटरनिख काल आप लोग बताइए कब से कब तक रहा था? जल्दी जल्दी से कमेंट एकदम भरपूर आना चाहिए, एकदम दबा दीजिए, दम धड़ाधड़ धड़ाधड़ टाइपिंग होना चाहिए आपके मोबाइल में, समझ गए ना? मोबाइल में टाइपिंग एकदम जल्दी जल्दी से करिए।
सर नॉर्मल स्टूडेंट को कितने आवर्स स्टडी करना चाहिए रैंकर्स बनने के लिए? अगर कोई नॉर्मल बच्चे हैं ना, जिनको सब चीजें थोड़ा सा लेट से याद होता है, जो छात्र कुछ कमजोर टाइप के हैं, तो वैसे बच्चों को ना कम से कम 6 घंटे से ऊपर पढ़ाई करना चाहिए, सेल्फ स्टडी। कम से कम 6 घंटे से ऊपर तो सेल्फ स्टडी करना ही चाहिए क्लास करने के बाद। 5 तो जरूर, 5 से नीचे जा रहे हैं ना तो फिर नॉर्मल स्टूडेंट रैंकर्स नहीं बन पाएंगे। नॉर्मल स्टूडेंट को रैंकर बनना है ना तो कम से कम 5-6 घंटे। 1815 से 1848, वाह, 1815 से 1848 बिल्कुल सही जवाब। अगर इस तरीके से आप लोग का परफॉर्मेंस रहा ना, रैंकर्स का टॉपर्स बन करके दिखाओगे आप लोग। रैंकर्स ही नहीं बल्कि टॉपर्स बन करके दिखाओगे। चलिए वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक लास्ट सवाल, सबसे अंतिम सवाल हम पूछ लेते हैं। इटली को कितने भागों में बांटा गया था? इटली को कितने भागों में बांटा गया था? इटली को कितने भागों में बांटा गया था? कितने भागों में बांटा गया था? जल्दी जल्दी से बताइए। बांटा गया था, इटली को कितने भागों में बांटा गया था? जल्दी से बता दीजिए। इटली को कितने भागों में बांटा गया था? लास्ट सवाल, जल्दी से बताइए। वाह वाह, इस प्रकार का परफॉर्मेंस देख करके ना मन खुश हो जाता है। इटली को कितने भागों में बांट दिया गया था? क्या जवाब आ रहा है? 300, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। इटली को 300 छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया था। यानी कुल मिलाकर के हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं आपको एकदम प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है ना? सब कुछ समझ में आ रहा है ना? हाँ या ना? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए बच्चों। मेरे भाइयों, मेरी बहना, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। मेरी सभी छोटी बहन और सभी छोटे भाई, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो कि सब कुछ समझ में आ रहा है ना अभी तक जो हम पढ़ा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। वियना सम्मेलन के बारे में हम आपको कल बताए थे कि यूरोप में कोई बदलाव ना हो, ऐसा मेटरनिक चाहता था। सभी पुरानी व्यवस्था को ही लागू कर दिया जाए, ऐसा मेटरनिक चाहता था। शासन करो लेकिन किसी तरह का कोई बदलाव या विकास ना होने दे, ऐसा मेटरनिक चाहता था। प्रेस पर पाबंदी लगा दिया जाए, ऐसा मेटरनिक चाहता था और कर भी दिया था। नुक्कड़ नाटक, भाषण, सामाजिक सभा पर पाबंदी लगा दिया जाए, ऐसा मेटरनिक चाहता था। स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया था, ऐसा कौन किया था? मेटरनिक किया था। शासन कौन कर रहा था उस समय? चाहता तो यह सब मेटरनिक, लेकिन शासन कर रहा था कौन? लुई 18वां। लुई 18वां। अच्छा हाँ, एक चीज, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर लुई 16, लुई 17 और लुई 18 के बीच में क्या संबंध है, जरा यह बता दीजिए। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था। जैसे सबसे पहला राजा कौन बना था? लुई, हाँ, बुर्बो वंश का सबसे पहला राजा कौन बना था? लुई 16वां। लुई 16वां, समझ गए ना? उसके बाद उसके बाद लुई 17वां। तो ध्यान रखिएगा, लुई 16वां का ना बेटा था। लुई 16वां का बेटा कौन था? लुई 16वां का बेटा था कौन? लुई 16वां का बेटा था कौन? लुई 17वां। समझ गए ना? जिसकी हत्या जेल में हो गई थी, लुई 17वां, जो कि जेल में मरा था। लुई 16वां को तो मार दिया था लोग, समझ गए? लुई 16वां को तो लोग मार दिया था, सब जनता मिलकर के गिलोटिन पर चढ़ा करके काट दिया था। इसकी हत्या जेल में हुई थी। और जो लुई 18वां था ना, जो लुई 18वां था, ध्यान रखिएगा, लुई 18वां बना इसके बाद राजा ना। लुई 18वां कौन था? लुई 16वां का भाई था लुई 18वां। कौन था? लुई 16वां का भाई था लुई 18वां। अब रिलेशन आपको समझ में आया? लुई 16वां का बेटा था लुई 17वां। लुई 17वां के बाद फिर नेपोलियन राजा बन गया था, हालांकि लुई 17वां के बारे में पढ़ना नहीं है। उसके बाद फिर लुई 18वां राजा बना। लुई 18वां राजा बना जो कि लुई 16वां का भाई था, समझ गए? लुई 18वां राजा बन तो गया था, लेकिन किसके दबाव में शासन कर रहा था? लुई 18वां राजा तो बन गया था, लेकिन किसके दबाव में शासन कर रहा था? मेटरनिख के दबाव में। किसके दबाव में शासन कर रहा था? दबाव किसका था? तो दबाव था मेटरनिख का, क्योंकि राजा वही बनाया था। वियना सम्मेलन हुआ उसके बाद, समझ गए ना? लुई 18वां राजा हाँ, लुई 18वां राजा जरूर था। यानी कि राजा कौन था जी? कहां पर बताए थे? लुई 18वां यह है ना? लुई 18वां यह है, कल हम आपको बताए थे ना कि बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना हुई, लुई 18वां को राजा बनाया गया। लेकिन यह लुई 18वां मेटरनिख के दबाव में क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। और मेटरनिख एक ऐसा आदमी जो कि चाहता था कि जनता का विकास बिल्कुल भी ना हो, एकदम विकास रुका हुआ रहे, समझ गए? थोड़ा सा बच्चों, एक बहुत जरूरी कॉल है।
चलिए, हो गया। तो लुई अठारहवां किसके दबाव में शासन कर रहा था? मेटरनिख के दबाव में। तो मेटरनिख के दबाव में शासन कर रहा था और मेटरनिख ने ऐसा ऐसा नियम लगा दिया था, ठीक है ना। लेकिन एक चीज आप लोग जानते हो, एक चीज आप लोग जानते होंगे कि कोई कितना भी कड़ा से कड़ा नियम क्यों ना लागू कर दे, कुछ लोग होता है जो इसका विरोध करने के लिए तैयार रहता है। समझ गए ना? कितना कड़ा नियम लगा दे, जैसे क्या किया था, मीडिया पर पाबंदी लगा दिया था, कोई हमारे बारे में उल्टा सीधा नहीं छापेगा। स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया था, मेटरनिख जो था ना वो स्कूल और कॉलेज में जासूस लगा दिया था कि कोई हमारे बारे में उल्टा पुल्टा ना बोले। नुक्कड़ नाटक सब सब कुछ बंद करवा दिया था। नेपोलियन के द्वारा जो भी काम किया गया था ना, सब पर क्या कर दिया था, रोक लगा दिया था, सारे विकास के कार्य बाधित कर दिए थे। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, अच्छा आप लोग बताइए, कितनों कोई बढ़िया काम कर ले या फिर कितनों कोई खराब काम कर ले, उसके विरोध में कोई ना कोई खड़ा होता है कि नहीं होता है? हाँ या ना, जल्दी से आप लोग बताइए। कोई कितना भी अच्छा काम कर ले या फिर कोई कितना भी खराब काम कर ले, उसके विरोध में कोई ना कोई खड़ा होता है या नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आप लोग कहेंगे कि हाँ सर, खड़ा तो होता है। वैसे ही मेटरनिख जो है ना, वो बहुत खराब काम कर रहा था। अब ऐसा नहीं था कि सारे लोग उससे डरे हुए थे कि अरे भाई थोड़ा सा इसके खिलाफ में बोलेंगे तो मेटरनिख मार देगा, ये कर देगा, हत्या करवा देगा। कुछ लोग होते हैं जो उसके खिलाफ में खड़ा हो जाते हैं, उससे लड़ने के लिए सीना तान करके। और वैसे ही व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था, कौन? मेजनी। समझ गए ना? मेटरनिख इतना बुराई कर रहा था, जनता का भलाई नहीं कर रहा था, जनता त्राही माम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ खड़ा होने का हिम्मत किसमें था? मेटरनिख में था। मेटरनिख उसके खिलाफ में खड़ा हो गया, कहा कि तुमको जो करना है सो तुम कर लो, तुमको जितना पावर लगाना है तुम लगा लो, हम भी अपना सीना तुम्हारे सामने रखेंगे और तुमसे सीधा सीधा लोहा लेंगे, तुमसे सीधा सीधा टकराएंगे, देखते हैं तू कितना क्या करता है। समझ गए? तो अब उसी मेजनी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो सीधा सीधा मेटरनिख से टक्कर ले लिया है। समझ गए ना? यह जिगरा वाला आदमी था, देख रहे हैं, देखने में ही लग रहा है एकदम अपना शेर शेर लग रहा है देखने में। हाँ, तो एक बेचारा एकदम मतलब नौजवान क्या बुजुर्ग भी टाइप का कह सकते हैं, लेकिन सीना एकदम शेर वाला था, सीधे सीधे मेटरनिख से टक्कर ले लिया था। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजनी के बारे में। ओ सॉरी, यहां पर रेड ही रह गया है ना, इसको येलो करना था। अच्छा, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मेजनी के बारे में, कि चलिए भाई मेजनी कौन था। समझ गए ना? अब हम पढ़ने वाले हैं मेजनी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, मेजनी का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 1805 ईस्वी में। अब कहिएगा कि सर ईस्वी सन कैसे याद रखेंगे? सर इतिहास में यही तो एक लफड़ा है, ईस्वी याद करना पड़ता है बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम एक ट्रिक बताते हैं। नेपोलियन राजा कब बना था, जरा बताइए। नेपोलियन राजा कब बना था, जरा जल्दी से बता दीजिए। नेपोलियन राजा कब बना था? 1804 ईस्वी में ना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा बना था, और उसके एक साल के बाद मेजनी का जन्म हुआ था। यानी कि एक शेर गया था और दूसरा शेर इधर जन्म ले लिया था। समझ गए ना? नेपोलियन भी एक तरीके से शेर ही था, जनता के लिए क्या था? भगवान था। जनता के लिए तो वो बढ़िया काम कर रहा था ना, जनता के लिए तो बहुत बढ़िया काम कर रहा था। यानी कि एक भगवान गया था तो जनता के लिए दूसरा भगवान उसी के अगले साल जन्म ले लिया था। 1804 ईस्वी में वह राजा बना, और जैसे ही वह राजा बना, एक साल के बाद मेजनी का जन्म होता है 1805 में। समझ गए ना? यानी कि वह राजा बना और दूसरा राजा बनने के लिए तैयार हो गया। नेपोलियन तुम्हारे बाद हम राजा बनेंगे। समझ गए ना? तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन राजा बना और इधर 1805 ईस्वी में मेजनी का जन्म हुआ। अब बताइए याद रहेगा या नहीं रहेगा? अब याद रहेगा? चलिए, यह ट्रिक है बाबू, अगर एक दूसरे को लिंक कर देना, अगर एक ईस्वी को दूसरे के साथ लिंक कर देना तो याद जल्दी रहता है। समझ गए? नेपोलियन का जन्म तो बताए थे 15 अगस्त 1769 ईस्वी को, महात्मा गांधी के जन्म से 100 साल पहले। चलिए, तो मेजनी का जो जन्म हुआ था ना वो 1805 ईस्वी में हुआ था। कहां में हुआ? जेनेवा में हुआ। कहां में हुआ? जेनेवा में हुआ था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली का एकीकरण कैसे हुआ? इटली को जो 300 छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया गया था, कैसे मेजनी ने 300 को फिर से जोड़ने का काम किया,
यह हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ गए ना। जब इटली का एकीकरण पढ़ाएंगे ना, तो अगले क्लास में या फिर उसके अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे इटली का एकीकरण, समझ गए। तो वहां पर बताएंगे कि किस तरीके से मेजनी ने यह 300 छोटे छोटे राज्यों में जो इटली बट गया था उसको फिर से क्या कर दिया, एकजुट करने का काम किया, समझ गए। तो इसलिए चूंकि यह इटली को एकजुट करने का काम किया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। एकीकरण मतलब वही होता है जो अलग अलग बिखरा हुआ है उसको एक कर दिया, समझ गए ना। अलग अलग जो बिखरा हुआ है उसको एक कर दिया, समझ गए। तो मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जिनेवा में हुआ। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। यह एक क्या था, कर्मठ कार्यकर्ता था, लेखक था और दार्शनिक भी था। अच्छा, दार्शनिक मतलब आप लोग समझते हैं, दार्शनिक मतलब कितने बच्चे समझते हैं? दार्शनिक मतलब होता है जैसे अभी जिसको कहते हैं ना कि जो मतलब कि उसको हम क्या कह सकते हैं, क्या आगे होने वाला है उसके बारे में पहले ही समझ ले, समझ गए ना। आगे क्या होने वाला है उसके बारे में पहले ही भाप लेता था, जिसको कूटनीतिज्ञ भी कह सकते हैं। हालांकि कूटनीतिज्ञ अलग होता है, दार्शनिक अलग होता है, लेकिन दार्शनिक भी उसी प्रकार का कुछ होता था, समझ गए। तो मेजनी जो था ना एक कार्यकर्ता भी था, यानी कि अपने लिए एक अच्छा सा कार्यकर्ता भी था जो कि संगठन को चला रहा था। इसके अलावा लेखक भी था, लिखता था भी बहुत बढ़िया, और दार्शनिक भी था, समझ गए। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया था। 1830 ईस्वी में यह नागरिक आंदोलन चलाया था। 1830 में आपको पता है कि मेटरनिक काल 1815 से लेकर के 1848 तक है। यह नागरिक आंदोलन कब चला रहा है? 1830 में। यानी जाहिर सी बात है मेटरनिक को भगाने के लिए टोटल आंदोलन चल रहा था कि मेटरनिक को किसी भी तरीके से गद्दी से हटाना है, समझ गए। तो यह 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया। यह इतना विश्वासी आदमी था, जनता सब इस पर इतना विश्वास करता था कि इसके एक बोली पर ना जनता मरने मिटने के लिए तैयार रहता था। लोगों को लगता था एक ही व्यक्ति है जो हम लोगों को खुलकर सपोर्ट कर सकता है, वह कौन है? मेजनी है, समझ गए ना। तो इन्होंने जनता के ही सहयोग से, फ्रांस के ही नागरिकों के सहयोग से क्या चलाया? नागरिक आंदोलन चलाया। और यह नागरिक आंदोलन कितना सक्सेसफुल हुआ यह हम आपको उस समय पढ़ाएंगे जब इटली का एकीकरण पढ़ाएंगे, समझ गए ना। तो इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया, तमाम जनता ने इसका समर्थन किया था। इतना ही नहीं, 1830 में क्या किया? नागरिक आंदोलन चलाया। जब इसको लगा कि नागरिक आंदोलन तो एकदम हमारा सक्सेसफुल रहा, पूरा जनता हमको सपोर्ट कर रहा है, तो तुरंत 1 साल के बाद क्या किया? संगठन बना लिया। देखते हैं ना, अगर कोई व्यक्ति को कोई सपोर्ट करना शुरू कर देना तो वह तुरंत क्या करता है? राजनीतिक दल बना लेता है। क्या करता है? राजनीतिक दल बना लेता है, समझ गए। जैसे आज मनीष कश्यप को लोग बोल रहा है ना, अरे उसके बारे में इतना प्रचार हो गया है कि वो तो पक्का अब राजनीति में चुनाव लड़ेगा, बोलता है कि नहीं बोलता है? बोलता है ना। तो उसी प्रकार से इसको जनता इतना चाहने लग गया था ना कि इसको लगा कि अब हमें एक संगठन बनाना चाहिए और संगठन बना करके मेटरनिक से लड़ना चाहिए, समझ गए। तो इसने क्या किया? 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया। जब देखा कि नागरिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, तो तुरंत एक संगठन बनाया 1831 ईस्वी में। एक ही साल बाद, यानी कि 1830 के 1 साल बाद ही एक क्या बनाया? संगठन बनाया जिसका नाम रखा यंग इटली। क्या नाम रखा? यंग इटली। आपसे परीक्षा में 2 सवाल यहां से पूछेगा, नहीं 3 सवाल 4 सवाल पूछेगा। सिर्फ इतना सा से ना ऑब्जेक्टिव में 3-4 सवाल पूछेगा। सबसे पहला चीज क्या पूछेगा भाई? सबसे पहला चीज पूछेगा क्या? हाँ, मेजनी का जन्म पूछेगा कि मेजनी का जन्म कब हुआ था। दूसरा सवाल, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। तीसरा सवाल, मेजनी ने नागरिक आंदोलन कब चलाया था। चौथा सवाल, यंग इटली की स्थापना कब हुई। पांचवा सवाल, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई। यहां से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और पांचों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले परीक्षा में पूछा जा चुका है। पांचों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, समझ गए। तो 1830 में जब नागरिक आंदोलन चलाया, जब मेजनी को लगा कि जनता हमारे साथ है, तो तुरंत 1 साल के बाद एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा यंग इटली। यंग इटली इसलिए नाम रखा ना क्योंकि यंग, यंग मतलब क्या होता है? जवान, नौजवान, यानी कि उसमें सभी नौजवान शामिल हो गए, समझ गए। तो 1 साल के बाद क्या बनाया? यंग इटली की स्थापना की। अब जब यंग इटली धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, तो 2-3 साल के बाद लगा मेजनी को कि नहीं, अब जनता पूरे मतलब कि तन मन से हमारे साथ जुड़ चुकी है, अब एक और संगठन बनाना चाहिए। और एक और संगठन बना लेंगे ना तो हमारे पास 2-2 संगठन हो जाएगा। अब जब 2 संगठन हो जाएगा तो हम और ताकत के साथ
मेटरनिक को हरा सकते हैं, मेटरनिक के साथ लड़ सकते हैं और ताकत हमारा बढ़ जाएगा। तो 1830 में तो नागरिक आंदोलन चलाया, जब सक्सेसफुल हुआ तो 1831 में यंग इटली का निर्माण किया, समझ गए। अब 1831 का यंग इटली भी जब सक्सेसफुल हो गया तो 1834 में, यानी कि 3 साल के बाद ही 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की, समझ गए। 3 साल के बाद ही क्या की, यंग यूरोप की स्थापना की, यानी कि मेजनी ने यंग इटली, यंग यूरोप और नागरिक आंदोलन भी चलाया, इटली का एकीकरण करवाया, इसलिए उसे इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा गया। सब कुछ क्लियर है। बताइए मेजनी के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? मेजनी के बारे में कितने बच्चों को समझ में आया? जरा जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी से बताइए, सारे बच्चों को समझ में आ गया? वाह, तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए, यंग इटली की स्थापना कब हुई? यंग इटली की स्थापना जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। 1831 बिल्कुल सही जवाब। यंग यूरोप की स्थापना, यंग यूरोप की स्थापना जल्दी जल्दी से बताइए। 1834 ईस्वी। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। यहां तक सारे बच्चे समझ गए? वाह, बिल्कुल, यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना। तो एक व्यक्ति था मेजनी, जो किसके खिलाफ था? मेटरनिक के खिलाफ, और यह पूरे तमाम जनता को इसका समर्थन भी मिल रहा था, समझ गए ना। जनता एकदम लग रहा था, जनता को लग रहा था कि एक भगवान हमारे लिए निकल करके आया है, कौन? मेजनी। यहां तक सारे बच्चे समझ गए? अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको 1830 की फ्रांसीसी क्रांति की ओर ले चलते हैं। देखिए फ्रांस में टोटल 3 क्रांति हुआ। एक तो 1789 ईस्वी का क्रांति आपको हम बता दिए, एक तो 1789 ईस्वी का क्रांति बता दिए जो कि सबसे पहला क्रांति हुआ। दूसरा क्रांति अब कब होगा? 1830 की क्रांति। दूसरा क्रांति अब कब होगा? 1830 ईस्वी की क्रांति। और तीसरा क्रांति कब होगा? 1848 ईस्वी की क्रांति। तीनों फ्रांसीसी क्रांति ही हैं और तीनों से सवाल पूछा जाता है परीक्षा में। 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति, 1830 की फ्रांस की क्रांति और 1848 की फ्रांस की क्रांति। और जब तीनों क्रांति हम आपको खत्म कर देंगे ना तो समझिएगा कि यह चैप्टर खत्म हो गया। अभी बस 1789 ईस्वी का क्रांति खत्म हुआ है। आज के इस क्लास में हम 1730 ईस्वी का क्रांति खत्म करेंगे, अगली क्लास में 1848 ईस्वी का क्रांति खत्म करेंगे, समझ गए। तो ओवरऑल आप हमें यह बता दीजिए कि 1789 ईस्वी का जो फ्रांस का क्रांति खत्म हुआ, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति से संबंधित कोई भी सवाल अगर पूछा जाएगा तो फिर कहीं मिस्टेक नहीं ना होगा? कहीं नहीं मिस्टेक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। चलिए बहुत बढ़िया। सर हिंदी नहीं पढ़ाइएगा, एक एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। कार्बोनरी क्या है सर? अच्छा, अब देखिए बच्चे एक सवाल पूछ दिए हैं कि सर कार्बोनरी क्या है। यहां पर आप लोग देख रहे हैं ना, मेजनी ने सिर्फ इतना ही संगठन नहीं बनाया, मेजनी ने यंग इटली का निर्माण किया, यंग यूरोप का निर्माण किया। इसके अलावा मेजनी ने ही एक और संगठन बनाया था, एक और संगठन बनाया था जिसका नाम था कार्बोनारी संगठन। क्या नाम था? कार्बोनारी संगठन। एक बच्चे ने कमेंट किया तो हमें भी याद आ गया, समझ गए ना, कार्बोनारी संगठन। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि कार्बोनारी संगठन की स्थापना किसने की, तो मेजनी ने, समझ गए ना। हाँ, तो मेजनी ने कुल मिलाकर के 3 संगठन बनाए, यंग यूरोप, यंग इटली और कार्बोनारी संगठन, समझ गए ना। कार्बोनारी संगठन भी इटली के, हाँ, मेजनी के द्वारा ही बनाया गया था, समझ गए। तो चलिए देखिए, कुछ बच्चे कमेंट में आकर के बोल रहे हैं, हमारे पुराने बच्चे हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, सुप्रिया बोल रहे हैं कि सर जब हम लोग आपसे 10th में पढ़ते थे तो लाइक कर देते थे, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर देते थे, बट न्यू स्टूडेंट लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं सर, लाइक का बटन तोड़ दो शेयर कर करके। हाँ, अरे नहीं भाई, न्यू बच्चे भी कर रहे हैं, नए बच्चे भी कर रहे हैं, नए बच्चे हमारे भी छोटे भाई हैं, अभी नए नए हैं ना, चीजों को समझ जाएंगे। अगर कोई नया आदमी परिवार का सदस्य बनता है तो परिवार को समझने में थोड़ा सा समय लगता है, समझ जाएंगे। और हमारे बच्चे मानते भी हैं, हमारे छोटे भाई मानते हैं हमारी बातों को, तब ना लाइक और शेयर करते हैं, जरूर करेंगे, ठीक है। तो कार्बोनरी संगठन की स्थापना किसने की? मेजनी ने, समझ में आ जाएगा ना।
सर बैच खरीदने पर क्या क्या मिलेगा? बैच खरीदने पर क्या क्या मिलेगा? टारगेट बोर्ड का कंप्यूटर नोट्स मिल जाएगा जो खुद हमारे द्वारा बनाया गया है। टॉपर नोट्स मिल जाएगा, यानी कि टॉपर जिस नोट्स से पढ़ाई की वो नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस सेट, लाइव टेस्ट, लाइव क्लास, डाउट क्लास, वीडियो क्लास, सब तरह का फीचर्स उपलब्ध है। समझ गए? बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब हम घुसते हैं किसमें? 1830 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति में। अब 1830 ईस्वी का फ्रांस की क्रांति बताते हैं, जिसको 1830 की यूरोपीय क्रांति भी कहा जाता है। समझ गए ना? 1830 की यूरोपीय क्रांति, जिसको फ्रांस की क्रांति भी कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। अच्छा, आपको पता है ना कि लुई 18वां राजा कब बना था? लुई 18वां राजा कब बना था? तो ध्यान रखिएगा, लुई 18वां राजा कब बना था? तो लुई 18वां राजा बना था कब? 1815 में, जब वाटरलू का युद्ध हुआ था। याद है कि नहीं है? 1815 में जब वाटरलू का युद्ध हुआ था तो उस समय लुई 18वां राजा बना था। लेकिन 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है। 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है, यानी कि लगभग या 9-10 साल तक शासन किया था। 1824 ईस्वी में कहां में मृत्यु हुआ भाई? पेरिस में मृत्यु हुआ। कहां में मृत्यु हुआ? पेरिस में मृत्यु हुआ। किस कारण से मृत्यु हुआ यह हम विकिपीडिया में खोजने का प्रयास किए, लेकिन हमें नहीं मिला। समझ गए ना? कैसे मृत्यु हुआ यह हमें नहीं मिला, सिर्फ हम इतना मिला कि पेरिस में इसकी मृत्यु हुई। समझ गए ना? 1815 ईस्वी में लुई 18वां राजा बन गया था, मेटरनिक ने इसको राजा बनाया था। और 1824 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है पेरिस में। और जब राजा लुई 18वां की मृत्यु हुई, उसके बाद एक नया सम्राट बना। चूंकि जब राजा मर गया, राजा की मृत्यु हो गई, तो कोई ना कोई तो नया राजा बनेगा। तो नया राजा बना, नया राजा बना। और इस बार जो राजा बना वह बना कौन? चार्ल्स दसम। कौन बना? चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम, या फिर चार्ल्स दसम ना लिख करके कहीं कहीं पर आपको मिलेगा चार्ल्स एक्स। चार्ल्स एक्स, समझ गए ना? इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा चार्ल्स और इस तरीके से एक्स। क्यों वैसा मिलता है पता है? क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि रोमन में गणित जब आप लोग पढ़ते होंगे तो गणित में रोमन में ना 10 को कैसे लिखा जाता है? एक्स ऐसे दे दिया तो समझ जाइए कि 10 है। समझ गए ना? तो चार्ल्स दसम ना बोल करके ना हम लोग चार्ल्स एक्स बोलते हैं। लिखने का 3 तरीका, चार्ल्स दसम भी लिख सकते हैं, चार्ल्स एक्स भी लिख सकते हैं, या फिर चार्ल्स एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 3 तरीके से इस राजा का नाम लिखाता था। तो जब लुई 18वां की मृत्यु हो गई तो अब नया राजा कौन बन गया? अब नया राजा बन गया है चार्ल्स दसम। देखिए, चार्ल्स दसम राजा तो जरूर बन गया, जनता की भलाई भी करना चाहता था, लेकिन जब तक मेटरनिक था तब तक किसी को जनता की भलाई करने नहीं देता था। समझ गए ना? तो कुल मिलाकर के हम यही कह सकते हैं कि चार्ल्स दसम भी किस तरीके का राजा था? रूढ़िवादी ही था, यानी कि निरंकुशवादी ही था। जिस तरीके का लुई 16वां था, जिस तरीके का लुई 18वां था, अब उसी तरीके का फिर से राजा बना था कौन? चार्ल्स एक्स, यानी कि चार्ल्स दसम। समझ गए ना? समझ गए? एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर गणतंत्र क्या है? जब हम आपको सिविक्स पढ़ाएंगे ना, राजनीति शास्त्र पढ़ाएंगे, तो वहां पर लोकतंत्र, गणतंत्र सब कुछ बताएंगे। अभी इतिहास पढ़ रहे हैं ना, तो चार्ल्स दसम के बारे में पढ़िए अभी। समझ गए? जब हम सिविक्स में जाएंगे ना तो वहां सब कुछ पढ़ाएंगे। सर बैच कहां से खरीदें? बैच बैच खरीदने के लिए आपको नंबर दिया है ना, 8114532021, 2 नंबर दिए हैं, या फिर सीधे सीधे ऑनलाइन जाकर के आप लोग परचेज कर सकते हैं। सर टारगेट बोर्ड का टी शर्ट कब मिलेगा? अच्छा, बहुत सारे बच्चे यह वाला टी शर्ट लेना चाहते हैं ना। हम इसे टी शर्ट नहीं बल्कि टारगेट बोर्ड का जर्सी कहते हैं। समझ गए ना कि यह टारगेट बोर्ड का जर्सी है, और यह बहुत ही सम्मान वाला चीज है। सिर्फ यह टी शर्ट नहीं है बच्चों, यह बहुत ही सम्मान वाला चीज है, एक पहचान है। आपको बता दें, जब यह टी शर्ट पहन करके हम रोड पर निकलते हैं, जब यह टी शर्ट पहन करके हम रोड पर निकलते हैं, तो लोग इसे देख करके ना अपने मोबाइल में सर्च करना शुरू कर देते हैं। जो भी बच्चा या फिर जो भी लोग हमें देखता है, एक बार टारगेट बोर्ड का नाम तो जरूर लेता है जब हम इस टी शर्ट को पहन करके निकलते हैं, इस जर्सी को पहन करके निकलते हैं। समझ गए? तो यह टी शर्ट, यह जर्सी आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अच्छा नंबर लाना होगा। समझ गए ना?
अच्छा नंबर लाना होगा। इसका तुलना हम पैसों से नहीं कर सकते हैं कि आपको 1000 में मिल जाएगा, 1500 में मिल जाएगा। इसका तुलना हम पैसों से नहीं करते हैं। यह सम्मान वाला चीज है, यह टारगेट बोर्ड का आन बान शान है। तो इसके लिए आप लोगों को ना मेहनत करना होगा, समझ गए? मेहनत करिए कि एक दिन आप लोगों को हम खुद यह जर्सी पहनाएंगे, अपने हाथों से पहनाएंगे, समझ गए? चलिए अब देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा। चार्ल्स दसम जब राजा बना तो यह भी तो भ्रष्ट आदमी था। मेटरनिक का पूरा दबाव था इस पर। मेटरनिक कह रहा था कि जैसे हम कहते हैं भाई वैसे शासन करो, नहीं तो राजा बदल देंगे, तुमको हटा देंगे, किसी और को बना देंगे, समझ गए ना? तो अब बेचारा का मजबूरी हो गया था कि अब किसी भी तरीके से हो, लेकिन हमें मेटरनिक का बात मानना है, समझ गए ना? चलिए, तो चार्ल्स दसम जैसे ही राजा बना तो ये भी अपना अलग नियम निकाला। कहा कि अब हमारा भी अलग नियम रहेगा, समझ गए ना? ये कहा कि अब हमारा भी अलग नियम रहेगा। और जैसे ही यह राजा बनता है तो 4 नियम निकालता है। कितना नियम? 3-4 नियम, मतलब 4 नहीं कह सकते हैं कि कुछ नियम निकाला, अपना नया कानून निकाला। तो यह क्या किया? 1830 ईस्वी में 25 जुलाई 1830 को 25 जुलाई 1830 को यह कितना नियम निकालता है? 4 नियम निकालता है, जिसमें सबसे पहला क्या किया कि चर्च शक्ति को बढ़ा दिया। अब जब चर्च शक्ति को बढ़ा दिया, ध्यान से समझिएगा, जब चर्च शक्ति को बढ़ा दिया तो पादरी और कुलीनबर्ग फिर से एकदम जीवित हो गया। पादरी और कुलीनबर्ग जो था वह फिर से जीवित हो गया, फिर से उसका भाव बढ़ गया, समझ गए ना? अब ईसाइयों का भाव बढ़ गया, क्योंकि जब चर्च शक्ति, जिस तरीके से हम लोग मंदिर में जाते हैं, मुसलमान लोग मस्जिद में जाते हैं ना, उसी तरीके से जो ईसाई लोग होते हैं ना वो चर्च में जाते हैं, समझ गए ना? वो कहां जाते हैं? चर्च में जाते हैं। और आपको हम बताए थे कि जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे ना, जो पादरी कुलीन होते थे, वह लोग चर्च का पूजा पाठ, जैसे हम लोग भगवान का पूजा पाठ करते हैं ना, वैसे वे लोग चर्च में जाते थे। तो इसने क्या किया कि चर्च शक्ति को बढ़ा दिया। अब जब चर्च शक्ति को बढ़ा दिया तो फिर से मन बढ़ गया पादरी और कुलीन वर्ग का, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि मताधिकार सीमित कर दिया। मताधिकार यानी कि राजा चुनने के लिए जो जनता वोट दे रहा था ना, अब इसने क्या किया? चार्ल्स दसम ने अपना एक नया दांव चल दिया। चार्ल्स दसम बोला कि एक तो हम खराब काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम खराब काम कर रहे हैं। अगर जनता के पास वोट देने का पावर रहेगा तो जनता हमको वोट नहीं देगा, क्योंकि हम ऑलरेडी खराब काम कर रहे हैं। उसको भी पता है कि हम खराब काम कर रहे हैं, तो जनता हमको कभी वोट देने वाला नहीं है। अब इसने क्या किया कि एक नया दौर चल दिया, एक नया कानून बना दिया कि अब वोट देने का अधिकार जनता को रहेगा ही नहीं। जनता को अब वोट देने का अधिकार नहीं है, तो कौन देगा वोट भाई? तो अब सामंत लोग देगा। कौन देगा? सामंत लोग। सिर्फ सामंत को अधिकार दिया गया वोट देने का। अब जाहिर सी बात है, सामंत किसका आदमी होता था? बताइए जल्दी से। सामंत किसका दलाल होता था, किसका आदमी होता था? सीधे सीधे कहेंगे कि सर सामंत तो राजा का ही आदमी होता था। अच्छा, अब जो राजा का आदमी है वो राजा को वोट नहीं देगा? बताइए, जो सामंत राजा के लिए काम कर रहा है वो राजा को वोट नहीं देगा। जनता, अगर जनता वोट देता तो अच्छा, तो सही क्या है गलत क्या है इसका छानबीन कर पाता, इसका निष्कर्ष निकालता, समझ गए ना? सोच विचार के वोट देता। लेकिन अब सिर्फ सामंतों को दे दिया गया अधिकार। कहा कि देखिए भाई, ऐसा है कि एरिया वाइज एरिया सामंत तो बटा हुआ है ना, तो उससे तो पूरा जनता जो वोट दे रहा है, इससे अच्छा है कि सामंतों को वोट के लिए बुला लिया जाए। तो सामंत को वोट का अधिकार दे दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि जब सामंत को अधिकार दे दिया गया वोट के लिए, तो सामंत तो किसको देगा वोट? राजा को देगा, यानी कि राजा का हर हाल में जीत है। यह बात जनता को बहुत बुरा लगा। कहा कि तो राजा एकदम मनमानी कर रहा है भाई, पहिलकन जो राजा था ओकरो से ज्यादा ही खत्म है, समझ गए ना? उससे भी ज्यादा क्या है, ये ज्यादा खत्म है, समझ गए ना? उससे भी ज्यादा बिगड़ल राजा आ गया अब तो। और हद तो तब कर दिया चार्ल्स दसम, हद तो तब कर दिया जब पोलेगनेक को प्रधानमंत्री बना दिया। पोलेगनेक एक ऐसा आदमी था जो जनता को, गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को देखना तक नहीं चाहता था, सामने आने नहीं देना चाहता था। कहता है गरीब है, इसको हटाओ जल्दी, हमारे सामने से हटाओ। और वैसे आदमी को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया, समझ गए? पोलेगनेक को जैसे ही प्रधानमंत्री बनाया, अब पूरी जनता एकदम खिसिया गया भाई। जनता कहा कि अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, अब रोड पर उतरना होगा, आंदोलन करना होगा, हंगामा करना होगा, मारना काटना चाहे जो पड़े, लेकिन अब हम तैयार हैं,
समझ गए। जैसे ही पोलेगनिक को जैसे ही पोलेगनिक को किसने प्रधानमंत्री बनाया? चार्ल्स दसम ने। यह तो राजा था, यह तो खुद सम्राट था। अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त कर दिया? पोलेगनिक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जैसे ही पोलेगनिक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, पूरी जनता सड़क पर उतर गई। फ्रांस की पूरी जनता सड़क पर उतर गई राजा के खिलाफ में। समझ गए। तो जैसे ही पोलेगनिक को प्रधानमंत्री बनाया गया, देखिएगा ध्यान से, 25 जुलाई 1830 को 4 नियम बनाया गया था। यह सब जो कानून बदला जा रहा है ना, यह कब बदला जा रहा है? 25 जुलाई को बदला गया। 25 जुलाई को कानून बनाया गया और उसके जस्ट अगले दिन यानी कि 26 जुलाई को पूरी जनता सड़क पर आ गई। समझ गए। 25 जुलाई को कानून बनाया चार्ल्स दसम ने, 25 जुलाई को पोलेगनिक को प्रधानमंत्री बनाया। अब 26 जुलाई को क्या हुआ? पूरी जनता सड़क पर आ गई और आंदोलन शुरू हो गया। और जब जब आंदोलन शुरू हुआ तब तक क्या हुआ है? क्रांति हुआ है। समझ गए ना। जब जब आंदोलन शुरू हुआ है तब तब क्रांति हुआ है। 1789 ईस्वी का क्रांति देख लीजिए। लुई सोलहवां को मारने के लिए लोग क्या कर दिया था? बाहर आ गया था, उसको गिलोटिन पर चढ़ा करके मार दिया था। अब पूरी जनता किसके खिलाफ है? अब पूरी जनता किसके खिलाफ है? चार्ल्स दसम के खिलाफ। 25 जुलाई को कानून बनाया और 26 जुलाई को पूरी जनता सड़क पर आ गई और आंदोलन शुरू हो गया। और यह आंदोलन ज्यादा लंबा नहीं चला। जनता इतना गुस्सा में सड़क पर आई थी ना, जनता के पास इतना ज्यादा गुस्सा था कि 3 दिन के अंदर ही मामला समेट दिया। 3 दिन के अंदर ही मामला खत्म, रफा दफा। कहा कि ज्यादा दिन इसको हम नहीं खींचेंगे, 3 दिन में जो होना होगा वो हम कर देंगे। समझ गए। यानी कि यह जो आंदोलन हुआ ना, वह सिर्फ कितना दिन चला? 3 दिन ही चला, सिर्फ 3 दिन चला। और यह 3 दिन फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन कहा जाता है। समझ गए ना। यह 3 दिन जो है, यह फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन कहा जाता है। समझ गए। हाँ, यह 3 दिन इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, इतना भयंकर 3 दिन आंदोलन चला राजा के लिए तो एक्सीडेंट ना हो गया एकाएक। समझ गए। तो यह आंदोलन 3 दिन तक चला, जिसे फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन कहा जाता है। कहा जाता है ना कि इसके बाद तो वहां एकदम संवैधानिक शासन आ गया, नियम कानून वाला शासन आ गया। समझ गए। इस 3 दिन के आंदोलन के बाद, तो इसलिए इस 3 दिन को ना फ्रांस के इतिहास का सबसे गौरवशाली दिन कहा जाता है। और जब 3 दिन हुआ, अब चार्ल्स दसम एकदम थरथराने लगा। अब उसको लगा कि अब हमें जनता नहीं छोड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे लुई सोलहवां को गिलोटिन पर चढ़ा करके काट दिया था, कहीं वो वैसे हमको ना काट दे। समझ गए ना। लुई सोलहवां के जैसा हम कहीं जनता हमको भी ना कर दे। इसलिए वह क्या हो गया? डर के मारे एकदम थर्राने लगा। और थर्रा करके 31 जुलाई को, ध्यान से देखिए, 26 जुलाई को तो लोग जनता सड़क पर आया। 26 जुलाई को जनता कहां आया? सड़क पर आया। समझ गए। 27, 28, 29, समझ गए। 27, 28, 29 3 दिन आंदोलन चला। और 30 को भी हल्का फल्का चला, लेकिन 3 दिन ही हम लोग पढ़ते हैं। और 31 जुलाई को क्या हुआ? चार्ल्स दसम भाग करके इंग्लैंड चला गया, छोड़ दिया फ्रांस छोड़ करके भाग गया। कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया। कहा कि अब हमको बचना नहीं है, अगर हम यहां रहेंगे तो अब हमको जनता बचने नहीं देगी भाई। समझ गए ना। वो भाग करके कहां चला गया? इंग्लैंड भाग गया। यानी कि चार्ल्स दसम जो है वो भाग करके कहां चला गया? इंग्लैंड चला गया। समझ गए। अब जैसे ही भाग करके इंग्लैंड गया, अब यहां पर बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो जाती है। समझ गए ना। अभी तक जो राजा बन रहा था, जैसे लुई 16वां, लुई 17वां, लुई 18वां, चार्ल्स दसम, यह सब था बुर्बो राजवंश का। जैसे ही चार्ल्स दसम भाग करके इंग्लैंड गया, क्या हुआ? बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो गई और वहां क्या आ गया? संवैधानिक राजतंत्र आ गया। समझ गए। क्या आ गया? संवैधानिक राजतंत्र आ गया। समझ गए ना। और कहा सब मिलकर के कि अब बुर्बो वंश का कोई आदमी राजा नहीं बनेगा, क्योंकि जब जब बुर्बो वंश का आदमी राजा बना है तब जनता पर भ्रष्टाचार बढ़ा है। समझ गए ना। यानी कि बुर्बो वंश का राजा अब कोई बनेगा ही नहीं। समझ गए ना। इसलिए एक नए वंश का राजा बनाया गया, एक नए राजवंश का राजा बना, जिसका नाम था ऑर्लेएंस वंश। ठीक है। देखिए ध्यान से, बुर्बो राजवंश खत्म हो गया।
अब नया राजा बना, आर्लेन्स वंश की स्थापना हुई, और जब आर्लेन्स वंश की स्थापना हुई तो राजा बनाया गया लुई फिलिप को। किसको राजा बनाया गया? लुई फिलिप को राजा बनाया, जनता ने राजा चुना। समझ गए ना? क्योंकि हम अभी बता रहे हैं संवैधानिक राजतंत्र आ गया था, और जब संवैधानिक राजतंत्र आया तो लोगों ने राजा किसको बनाया? लुई फिलिप को अपना राजा बनाया। समझ गए? किसको राजा बनाया था? लुई फिलिप को अपना राजा चुना। तो यहां पर बुर्बो राजवंश की समाप्ति हो जाती है, एक नया राजवंश यहां पर उत्पन्न हुआ, एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसका नाम पड़ा आर्लेन्स वंश, और राजा किसको बनाया गया? लुई फिलिप को बनाया गया। समझ गए ना? लुई फिलिप को राजा बनाया गया। यह जो पूरा घटना चक्र हम आपको सुनाए, यहां से 2-3 क्वेश्चन जो है वो लगभग लगभग अधिकतर बार पूछा जाता है। अभी जितना भी हम घटना चक्र आपको सुनाए ना, लुई 18वां से लेकर के चार्ल्स 10 तक, यहां से ना 2-3 क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है, और क्वेश्चन रगड़ के पूछता है, यहां से बहुत ज्यादा पूछता है। कौन कौन सा क्वेश्चन सर, जरा बताइए। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के कारण को लिखें। देखिए 3 क्वेश्चन तो कॉमन है। 1789 ईस्वी के क्रांति के कारण को लिखें, 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति, 1830 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के कारण, जो कि यहां पर है। आगे भी क्वेश्चन आएगा 1848 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के कारण। ठीक है, तो यह वाला क्वेश्चन रगड़ के पूछता है कि जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के कारण को लिखें। जुलाई 1830 ईस्वी का जो क्रांति हुआ वो किस कारण से हुआ? किस कारण से हुआ? अभी हम आपको सब कुछ बता दिए हैं, सब कुछ अभी हम आपको बता दिए हैं कि किस कारण से हुआ। बताइए। जयकांत कुमार लिख रहा है कि सर आप डायरेक्ट माइंड में ठोक देते हैं, लगता है अब सोशल साइंस में 100/100 आएगा। आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। जो बच्चा इस बार टॉपर किया था ना, रुमान अशरफ, हम जैसे ही गए ना उसके पास, तैसे ही बोला सर कोई सब्जेक्ट पढ़े चाहे ना, लेकिन आपका सोशल साइंस हम कभी नहीं छोड़ते थे। आपका सोशल साइंस हम हर एक क्लास को देखते थे। समझ गए ना? सोशल साइंस का दीवाना सबको ही था। जो 4th टॉपर था, जो 3rd टॉपर थी, समझ गए ना, संजू, वो भी बोलती थी सर सोशल साइंस आपका पढ़ाने का तरीका गजब का है। समझ गए ना? सोशल साइंस का हमारा लोग ज्यादा तारीफ कर रहा था। पता नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि सोशल साइंस सबको हार्ड लगता हो, हमारी वजह से सबको आसानी हो गया हो, यह भी हो सकता है। अच्छी बात है भाई। समझ गए? सारे बच्चे समझ गए ना? तो यहां से क्वेश्चन पूछता है कि जुलाई 1830 ईस्वी के क्रांति के कारण को लिखें। अब तो चाहे तो अपने मन से भी लिख सकते हैं कि जुलाई 1830 के क्रांति के कारण क्या है। सारे बच्चे जरा एक बार हाथ खड़ा करेंगे। यहां तो कोई ऑफलाइन क्लास है नहीं, हाथ कैसे खड़ा करेंगे? कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब अपने मन से दे सकते हैं। अगर अपने मन से खुद से लिखने का काबिलियत अगर आपके अंदर आ गया तो समझिए कि आपको समझ में आ गया। कितने बच्चे हैं एकदम ईमानदारी के साथ बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब अपने मन से अब आप लोग लिख सकते हैं? कितने बच्चे एकदम ईमानदारी के साथ बताइए तो। सर लाइव कब आते हैं? 7 बजे, डेली शाम 7 बजे। टाइम बढ़ाया जाएगा, समझ गए ना? 2-2 टाइम किया जाएगा, चिंता मत करिए। एप्लीकेशन पर भी क्लास चलेगा 15-16 तारीख से। हम लिख सकते हैं सर। सर आपको पैसा पे कैसे करें? पे करने के लिए नंबर दिया गया है ना, उस नंबर पे बातचीत कर लीजिएगा। ठीक है, 8114532021 92 93 1125, यह 2 नंबर है। हम लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं सर। वाह वाह, क्या बात है, हम लिख सकते हैं सर। जो बच्चे लिख रहे हैं ना, जो बच्चे लिख रहे हैं कि हम लिख देंगे सर, हम लिख देंगे, समझिए कि उनके पास काबिलियत आ गया कि अब खुद से क्वेश्चन का जवाब लिख सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक को नहीं समझते ना कि 1830 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के कारण, तो आपको लगता कि क्या होगा इसका जवाब, लेकिन जब पूरा टॉपिक समझा चुके हैं तो अब लग रहा है कि हम खुद से लिख देंगे। चलिए जवाब क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि फ्रांस 1830 की, हाँ, फ्रांस 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी। कौन सा गृह युद्ध भाई? कौन सा गृह युद्ध? अरे अभी जो हम बताए आपको, अभी हम आपको गृह युद्ध के बारे में नहीं बताए, अभी हम गृह युद्ध के बारे में नहीं बताए। ये वाला कि 1830 ईस्वी को पूरी जनता सड़क पर आ गई थी। राज्य के अंदर जो लड़ाई होता है ना, उसको गृह युद्ध कहा जाता है। राज्य के अंदर, जैसे भारत के अंदर लड़ाई होगा तो उसको गृह युद्ध कहा जाएगा। विदेश से लड़ाई होगा, पाकिस्तान से लड़ाई होगा,
तो फिर उसका युद्ध अलग होगा, समझ गए ना। लेकिन देश के अंदर ही जो लड़ाई होता है उसको गृह युद्ध कहा जाता है। तो फ्रांस 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध की शुरुआत हुई थी, जिसे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है, समझ गए ना। जो गृह युद्ध की शुरुआत हुई उसे ही क्या कहा जाता है, 1830 ईस्वी की क्रांति कहा जाता है। मेटरनिक का कथन था, थोड़ा बहुत हम लोग जोड़ेंगे। मेटरनिक का कथन था कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। देखिए, हम इस लाइन को हाईलाइट कर दिए हैं क्योंकि यह लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि यह कथन किसका है कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है, समझ गए ना। यानी कि पूरे यूरोप में फ्रांस का कितना दबदबा था, आप लोग इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरा यूरोप संक्रमित हो जाता है। यह कथन किसका था, मेटरनिक का कथन था। इस क्रांति में चार्ल्स दशम एक स्वेच्छारी निरंकुशवादी राजा था। चार्ल्स दशम के बारे में अभी हम आपको बताए, क्या था स्वेच्छारी, मतलब अपनी स्वेच्छा से जो मन में आता था सो करता था। तो वह क्या था, स्वेच्छारी निरंकुशवादी राजा था, जिसने फ्रांस में पनप रही राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का कार्य किया। यानी कि जो राष्ट्रीयता पनप रहा था ना, उसको दबाने का कार्य किया। इसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसका विरोध उत्तरवादी लोगों ने जम करके किया था, या फिर लिख सकते हैं कि जिसका विरोध वहां की तमाम जनता ने जम करके किया था, समझ गए। तो जो चीज हम समझाए हैं बस उसी चीज को लिख दिए हैं। यह चीज तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। यह चीज तो आप खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। वाह, यह क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग लिख लोगे ना। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यह वाला कि 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव को बताइए। आखिर यह जो क्रांति हुआ इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रभाव को भी बताइए। तो ध्यान से समझिएगा, यह क्वेश्चन भी 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला यानी लघु तरीके का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कह रहा है, 1830 ईस्वी की क्रांति के प्रभावों को लिखें। यानी कि 1830 ईस्वी के क्रांति का क्या क्या प्रभाव पड़ा, इस प्रभाव को लिखना है। तो लिखेंगे, सबसे पहला देखिए होता क्या था ना, एक राजा बना, ठीक है, तो वो अपना अलग नियम कानून बनाया। दूसरा राजा बना तो पहिल का राजा वाला जितना भी नियम कानून था सबको कहा कि वो सब नियम कानून खराब था, उसको हटाओ। फिर उसके बाद कोई राजा बनेगा तो उसके पहले वाला राजा जो कानून बनाया उसको हटा दिया। जैसे देखते हैं नरेंद्र मोदी के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे, है ना, मनमोहन सिंह। अब मनमोहन सिंह का जो भी नियम कानून था सब हटाओ भाई, अब मोदी जी का अलग नियम कानून चलेगा, समझ गए। यानी कि जब एक राजा बनता है ना तो पीछे वाले राजे का नियम कानून हटा देता है। जब यहां पर नया राजा बना तो 1830 ईस्वी के क्रांति का क्या प्रभाव हुआ, वियना सम्मेलन के लक्ष्य को असफल कर दिया गया। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। लुई 16वां जो कानून बनाया था, लुई 16वां जो कानून बनाया था उसे खत्म किसने किया था, नेपोलियन सब खत्म कर दिया था, समझ गए ना। लुई 16वां के द्वारा बनाए गए नियम कानून को सब खत्म कर दिया था नेपोलियन। जब नेपोलियन हार गया और जब राजा बना लुई 18वां तो फिर से वही सब नियम आ गया था। लुई 18वां जब राजा बना तो फिर से सब वही सब नियम कानून आ गया था। अब जब लुई 18वां के बाद चार्ल्स दशम बना, चार्ल्स दशम बना तब तक तो सब वही नियम कानून था। अब चार्ल्स दशम के बाद लुई फिलिप जब राजा बना है, कौन, लुई फिलिप जब राजा बना है तो लुई फिलिप जैसे ही राजा बना तो वियना कांग्रेस यानी कि जो ये सब वाला नियम कानून था ना सबको हटा दिया गया, सबको हटा दिया गया। कहा कि अब नहीं, अब जो नेपोलियन वाला राज्य था ना वो वही नेपोलियन वाला राज्य लाएंगे, यानी कि जनता का शासन लाएंगे, जनता के मन से सब कुछ होगा, समझ गए, जनता के मन से सब कुछ होगा। इसलिए वियना कांग्रेस के लक्ष्य को सफल कर दिया। वियना कांग्रेस कब हुआ था, सॉरी वियना कांग्रेस किस लिए हुआ था, याद करिए, किस लिए, ताकि नेपोलियन के द्वारा किए गए जितने सारे भी अच्छे काम हैं सब पर बाधा डाल दो, सब पर रोक लगा दो, समझ गए ना। तो वियना कांग्रेस का जो लक्ष्य था ना उसको असफल कर दिया गया। वियना कांग्रेस का जो लक्ष्य था वह असफल कर दिया गया। सबसे बड़ा जीत तो यह हुआ 1830 क्रांति का सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा ना यह कि वियना कांग्रेस के लक्ष्य को क्या कर दिया गया, असफल कर दिया गया। उसके बाद पूरे यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विकास हुआ, ठीक है, पूरे यूरोप भर में सामाजिक क्षेत्र में भी विकास हुआ, आर्थिक क्षेत्र में भी लोग थोड़ा सा मजबूत हुए, उसके अलावा राजनीतिक क्षेत्र में भी विकास हुआ। उसके बाद लोगों को कहा गया कि देखो भाई जब हमारा देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए देशभक्ति की भावना बढ़ाइए, देश के प्रति प्यार दिखाइए। तो देशभक्ति की भावना को क्या किया गया, बढ़ाया गया, समझ गए, देशभक्ति की भावना को बढ़ाया गया।
उसके बाद जर्मनी, इटली, हंगरी, पोलैंड, यूनान की व्यवस्था को देखते हुए विकास का आंदोलन किया गया। यानी कि इन सब जगह की व्यवस्था को देखते हुए क्या कर दिया गया, विकास का आंदोलन आगे चलाया गया, विकास का आंदोलन के जरिए बढ़ाया गया। यहां पर जो एक नाम आप लोग देख रहे हैं ना, यूनान, यूनान का नाम आप लोग सुन रहे हैं। यह यूनान उस समय, जिस समय सभी लोग क्रांति करने में लगे हुए थे, अपने में युद्ध करने में लगे हुए थे, अपने में लोग जो लड़ मर रहा था ना, उस समय यूनान बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। समझ गए ना, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। यानी कि यूनान अकेला ऐसा देश वहां पर बन करके रह गया था जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था, बाकी तो सब अपने में लड़ मर रहा था। समझ गए ना, बाकी तो सब अपने में लगल था, अपने में अझुराल था सब, कोई इससे लड़ रहा है, कोई इससे लड़ रहा है, कोई इससे लड़ रहा है, राजा खराब है तो सब राजा से लड़ रहा है। लेकिन यूनान क्या कर रहा था, उस समय विकास कर रहा था। समझ गए। तो कुल मिलाकर के यह दो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना, यह दो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ गए। तो 1830 ईस्वी का क्रांति बस यही है, छोटा सा टॉपिक था, 1830 ईस्वी की क्रांति जो खत्म हो गया। समझ गए। 1830 ईस्वी की जो क्रांति है ना, वो किसके खिलाफ चला था, किसके खिलाफ चला था, चार्ल्स दसम के खिलाफ चला था। ठीक है, किस लिए, क्योंकि उसने पोलिगनिक को प्रधानमंत्री बनाया था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो इसी बात का था ना कि उसने पोलिगनिक को क्या बना दिया था, प्रधानमंत्री बना दिया था। ठीक है, अब बताइए सब कुछ समझ में आ गया। सर मेटरनिक नहीं मरता है, मरेगा, सब मरेगा, कोई कोई यहां बचने के लिए आया है, सब मरेगा, धीरे धीरे सब मरेगा। अभी चिंता मत करिए। हम आपको क्या पढ़ाए हैं, मेटरनिक काल। अरे शुरू से हम आपको क्या पढ़ाए, मेटरनिक काल कब तक है, 1815 से लेकर के 1848 तक मेटरनिक काल है ना। तो 1848 तक तो कम से कम मेटरनिक को रहने दो। अभी तो 1830 में हम लोग अटकल हैं, अभी 18 बरस और है। समझ गए ना। मेटरनिक काल हम आपको कल बताए थे कि 1815 से लेकर के 1848 तक है। यानी कि जाहिर सी बात है कि 1848 ईस्वी तक मेटरनिक राज्य किया होगा, शासन चलाया होगा। तो अभी तो हम लोग 1830 में ही है ना। अभी 1848 में हम लोग अगले क्लास में जाएंगे। देख लीजिए यहां पर 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारण को लिखें। यानी कि अब अगले क्लास में हम आपको 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताएंगे। समझ गए। अब अगले क्लास में हम आपको 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताएंगे। समझ गए ना। हाँ, तो एक बार हम पुनः रिवाइज कर देते हैं चीजों को। सबसे पहले हम आपको 1789 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताए। उसके बाद हम आपको 1830 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताए। अब उसके बाद अगले क्लास में हम आपको 1848 ईस्वी के बारे में बताएंगे, और उसके क्लास में हम आपको बताएंगे इटली का एकीकरण। क्या बताएंगे, इटली का एकीकरण, एकीकरण। समझ गए, इटली का एकीकरण। और उसके बाद आपका चैप्टर समाप्त होगा। राजा के बारे में किसको, हाँ राजा के बारे में भी हम एक बार लिख देते हैं पुनः फिर से। सबसे पहला राजा कौन बना जी, लुई 16वां बना। कौन बना, लुई 16वां। लुई 16वां के बाद कौन बना, लुई 17वां। लुई 17वां, हालांकि किताब में इसका चर्चा नहीं है। उसके बाद कौन बना, नेपोलियन बना। उसके बाद कौन बना था, नेपोलियन बना था। नेपोलियन के बाद फिर कौन बना था, लुई 18वां। नेपोलियन के बाद कौन बना, लुई 18वां। और लुई 18वां जब मर गया तब कौन राजा बना था, चार्ल्स एक्स। कौन बना, चार्ल्स एक्स बना, या फिर चार्ल्स दसम भी हम लोग जिसको बोलते हैं ना, चार्ल्स दसम। अच्छा, यह दोनों हो गया बुर्बो राजवंश का, यह दोनों हो गया बुर्बो राजवंश का। ठीक है, बुर्बो राजवंश का। नेपोलियन बुर्बो राजवंश का नहीं था। फिर यह दोनों भी किस राजवंश का था, बुर्बो राजवंश का, बुर्बो राजवंश का। और यहां पर आकर के बुर्बो राजवंश खत्म हो जाता है और एक नया राजवंश यहां के बाद से उत्पन्न होता है जिसका नाम है आर्लेएंस वंश, आर्लेएंस वंश। ठीक है, और राजा किसको बनाया गया आर्लेएंस वंश में, किसको, लुई फिलिप को। किसको बनाया गया, लुई फिलिप को राजा बनाया गया। नाम याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, लुई फिलिप को राजा बनाया गया। यह है पूरा कंक्लूजन, अभी तक जितना भी हम आपको पढ़ाए हैं ना, इसका पूरा कंक्लूजन है। ठीक है, मेजनी के बारे में फिर से एक लेक्चर करवा दीजिए सर। क्या मेजनी के बारे में समझ में नहीं आया, मेजनी के बारे में पढ़ना ही कितना था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजनी का जन्म कब हुआ था, 1805 ईस्वी में हुआ था। हम आपको क्या बताए, मेजनी का जन्म कब हुआ था, 1805 ईस्वी में हुआ था। यानी कि नेपोलियन का
हाँ, नेपोलियन जब राजा बना था ना, उसके 1 साल के बाद 1804 में नेपोलियन राजा बना था, और उसके 1 साल के बाद यानी कि 1805 में मेजनी का जन्म हुआ था। मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। 1830 ईस्वी में मेजनी ने नागरिक आंदोलन चलाया था। देखिए हमको किस तरीके से याद है, ऐसे आपको याद होना चाहिए। हमको हर एक चीज ना, ईस्वी सन वगैरह सब कुछ मुंह पर है, सब कुछ, समझ गए। 1805 ईस्वी में मेजनी का जन्म हुआ, समझ गए। कहां में हुआ था? जेनेवा में हुआ था, आपको बता चुके हैं हम, जेनेवा में। उसके बाद इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है किसको? मेजनी को। उसके बाद 1830 ईस्वी में उसने नागरिक आंदोलन चलाया था। उसके बाद 1831 ईस्वी में क्या चलाया? यंग इटली की स्थापना की। उसके बाद 1831 के बाद 3 साल 1834 में क्या किया? यंग यूरोप की स्थापना किया। उसके बाद कार्बोनरी संगठन का स्थापना किया। सब कुछ क्लियर है। जिस तरीके से हमें याद है ना, उस तरीके से आप भी याद करिए। सब कुछ एकदम मुझजमानी याद होना चाहिए। अरे ईस्वी सन याद करना कुछ नहीं है। लुई 16वां कब मारा गया? 1789 में मारा गया। लुईस 16वां कब मारा गया? 1789 में मारा गया। हाँ, जिसको फ्रांस का क्रांति कहा गया, 1789 के फ्रांस की क्रांति। उसके बाद नेपोलियन एक सैनिक था, वह फ्रांस की राजनीति में कब प्रवेश करता है? जल्दी से बताइए, फ्रांस की राजनीति में कब प्रवेश करता है? हम आपको क्या बताए थे कि उसको 15 साल लग गया था संघर्ष करते करते, बताए थे। तो 1804 में राजा बना था, उसके 15 साल घटा दो तो कितना हुआ? बताइए, 15 साल घटा दो तो कितना हुआ? 1789। वाह, 1789 में वह क्या करता है? हाँ, 1789। अरे जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, उसी समय वह राजनीति में प्रवेश कर गया था। 1804 ईस्वी में वह राजा बन गया था, ठीक है। 1804 में वह राजा बन गया। 1815 ईस्वी में बेचारा वह वाटरलू का युद्ध हार जाता है। 1815 में देखिए किस तरीके से सब कुछ याद है, सिस्टमैटिक चलिएगा ना, सब याद हो जाएगा। 1815 में वह वाटरलू का युद्ध हारता है, ठीक है। 1815 में वियना कांग्रेस होता है, जिसको वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस, देखिए एक महत्वपूर्ण चीज, वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन दोनों एक ही चीज है, इसमें गड़बड़ा मत जाइएगा, दोनों एक ही चीज है। वियना कांग्रेस बोल लीजिए या वियना सम्मेलन बोल लीजिए, ठीक है। हाँ, सब कुछ याद हो जाएगा, सिस्टमैटिक, जैसे हमको याद है ना वैसे आपको भी याद हो जाएगा। बताइए कितने बच्चों को यह क्लास अच्छा लगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हाँ, एक बात हम आपको बोलना चाहते हैं अभी, कल तो आपका क्लास लाइव ही होगा। कल के बाद जो भी क्लास होगा संडे तक, यानी कि कल बृहस्पतिवार हो जाएगा ना, कल बृहस्पतिवार होगा, उसके बाद शुक्रवार फिर हो जाएगा, और शनिवार, ठीक है, और रविवार। यह 3 दिन बच्चों या तो रिकॉर्डेड क्लास चलेगा, समझ गए ना। हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डेड क्लास चले, एक आध दिन हो सकता है कि संडे को छुट्टी रहे। कारण हम बता देते हैं, कारण क्या है ना कि कारण क्या है कि हमारा एग्जाम होने वाला है, ठीक है, हमारा एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए 3 दिन तक हो सकता है कि हम डिस्टर्ब रहें। तो हम कोशिश करेंगे कि रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को दिया जाए। अगर रिकॉर्डेड हम नहीं दिए तो फिर, अगर नहीं बनाने में सक्षम हुए तो फिर क्लास बंद, लेकिन हम क्लास बंद चाहते नहीं हैं। रिकॉर्डेड वीडियो आपको हर हाल में मिलेगा, समझ गए। रिकॉर्डेड वीडियो आपको हर हाल में मिलेगा, समझ गए ना। यह 3 दिन हो सकता है बच्चों आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास मिले, समझ गए। हाँ, हमारा एक परीक्षा है, बस परीक्षा देने के लिए जाना है, समझ गए। हाँ, उसके बाद उधर ही सोच रहे हैं कि टॉपर को इनाम भी दे दें, कम से कम। फर्स्ट टॉपर को तो अभी हम नहीं बुलाए हैं, फर्स्ट टॉपर को भी चेक देना है। हालांकि कुछ पैसे हम फर्स्ट टॉपर को ऑलरेडी दे चुके हैं जिस दिन मिलने के लिए गए थे। और चूंकि हम लोग का घोषणा था ना कि 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख, समझ गए। तो अभी हम जा रहे हैं, संजू जो थर्ड टॉपर की है, चूंकि हमारा प्राइज लिस्ट में था कि जो थर्ड टॉपर करेगा उसको एक मोबाइल फोन मिलेगा, है ना। जो थर्ड टॉपर करेगा उसको एक मोबाइल फोन। तो हम जा रहे हैं, उधर ही संजू का घर है, तो संजू को एक मोबाइल गिफ्ट भी करेंगे, इनाम की राशि मोबाइल,
समझ गए? एक बढ़िया सा मोबाइल खरीद के संजू को देना है, ताकि थर्ड टॉपर लाई है भाई, तो कुछ टारगेट बोर्ड की तरफ से इनाम मिलना चाहिए। तो उधर इन लोग को क्या मिल जाएगा, इनाम भी मिल जाएगा। ठीक है, और इनके पास जाने में अभी थोड़ा सा हमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन फोटो जरूर आएगा। ठीक है, अब 3 दिन आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास मिल सकता है, कल के बाद नहीं, कल तक लाइव क्लास चलेगा, परसों से हम बात कर रहे हैं। ठीक है। और अगली बार के लिए भी ध्यान रखिएगा, अगली बार के लिए भी हमारा प्राइज है, अगली बार के लिए भी हमारा प्राइज है। जो बच्चे टारगेट बोर्ड से पढ़े हैं, टारगेट बोर्ड का कोर्स परचेज करके ऑलरेडी पढ़ाई किए हैं, तो अगली बार के लिए भी हमारा प्राइज रहेगा। जो बिहार बोर्ड में पहला रैंक लाएगा, फर्स्ट प्राइज उनको 1.5 लाख रुपया, फर्स्ट प्राइज उनको 1.5 लाख रुपया। सेकंड वाले को क्या मिलेगा, एक लैपटॉप मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा। और थर्ड वाले को क्या मिलेगा भाई, एक मोबाइल मिलेगा। ठीक है ना, एक मोबाइल मिलेगा। समझ गए? हाँ, समझ गए? यहां तक अगली साल के बच्चों के लिए, जो बच्चे 2024 में परीक्षा देंगे उनके लिए यह प्राइज लिस्ट है। समझ गए ना? तो बिल्कुल एकदम धमाल मचा देना है अगली बार भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यह क्लास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है यह क्लास एकदम झकास लगा होगा, बेजोड़ लगा होगा। ठीक है ना? तो यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके अभी के अभी जरूर बताइएगा। हम कमेंट आपका डेली पढ़ते हैं। ठीक है, हम कमेंट आपका डेली पढ़ते हैं। तब ना, एक बच्चे का कमेंट था कि सर लुई 16वां, लुई 17वां और लुई 18वां के बीच क्या रिलेशन था, बता दीजिए। देखिए आज बता दिए। उसी तरीके से जो भी आपका प्रॉब्लम है आप कमेंट में करिए, हम उसको जरूर देखेंगे, हम उसको जरूर देखेंगे और जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है ना? तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, लव यू सो मच।